हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गुफ़रान फ्रॉम क्रिकेट शिरकत हाजिर है। आपको पता है वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 2026 फरवरी 7 को पाकिस्तान का मैच है। ये पाकिस्तान का पहला मैच है इस वर्ल्ड कप में। ज़ाहिर है आपने देखा काफ़ी चीज़ें पेश रूनुमा हुई हैं यहाँ पर। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो नहीं होगा। इसमें 15 फरवरी को होना था उसको। तो पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर, और फिर पाकिस्तान को कोशिश करनी पड़ेगी कि नेट रन रेट के लिए भी उनको काफ़ी फास्ट खेलना पड़ेगा। और उसमें उनको ये भी बहुत ख़तरा है कि अगर एक भी मैच वो हारते हैं तो दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट इन द फर्स्ट राउंड। तो ये भी बड़ा मसला है पाकिस्तान के साथ। तो वो एक्साइटमेंट नहीं है जो पाकिस्तान इंडिया मैच भी होता और फुल फ्लैश टूर्नामेंट होता। इसमें बांग्लादेश को भी आपने देखा सेटबैक हुआ। बांग्लादेश को इसमें उन्होंने नहीं शामिल किया है और उसकी वजह से पाकिस्तान ने भी प्रोटेस्ट में इंडिया के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से इस वर्ल्ड कप में थोड़ी सी बदमज़गी है शुरू से ही। और अब जाहिर है इसमें टूर्नामेंट वो मज़ा पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं है। यानी कि हम अगर क्वालिफाई करते हैं तो बहुत कम चांसेस है क्वालिफाई करने के, क्योंकि जाहिर है हमारी जो ग्रुप है उसमें तो अब पाकिस्तान के पास इंडिया से पहले, तो अब इंडिया से अब नहीं खेल रहे हैं। तो अब पहला मैच जो है वो नेदरलैंड से है, उसके बाद यूएसए और नमीबिया। तो पाकिस्तान के चांसेस तो हैं कि तीनों मैच जीत सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के पास कम होंगे तो लिहाजा पाकिस्तान को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो नेट रन रेट के ऊपर फोकियत हासिल करें दूसरी टीम के मुकाबले में, सो दैट फर्स्ट टू टीम्स आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसमें कुछ हम देखते हैं क्या हो सकता है इस टीम के आउटकम, और ये प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, पिच की कंडीशंस क्या हैं, और पाकिस्तान के पिछले मैचेस में क्या नतीजे रहे हैं, और पाकिस्तान की जो टीम जो सिलेक्ट हो रही है या हुई है उनमें से कौन लोग इस वाले मैच में खेलने के लिए ज़्यादा चांसेस उनके, और किनको खेलना चाहिए और किनको मेरे ख्याल में वो लोग खिलाएंगे। तो वो सब हम देखते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान लास्ट 9 मंथ से काफ़ी क्रिकेट खेल रहा है T20। आपने देखा उसमें पाकिस्तान ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया 3-0 से। उससे पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया T20 सीरीज़ के अंदर। तो पाकिस्तान की इस वक्त प्रोग्रेस अच्छी है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल प्लेयर्स में देखें तो अभी कोई ऐसा प्लेयर हम नहीं कह सकते कि रिलायबल है, कि हार्ड हिटर है, सिवाय सलमान आगा ने जिन्होंने बड़ा ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। और उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल गियर शिफ्ट करके ओवरनाइट जो है उन्होंने अपना परफॉर्मेंस चेंज किया। नंबर 3 पे आके उन्होंने जो है पावर हिटिंग की और अपना स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ाया, तो उसकी वजह से बड़ा अच्छा ही है। लेकिन बाबर आजम का वही फॉर्म चल रहा है जो है कि बाबर आजम मेरे ख्याल में एक तरह से T20 के लिए बिल्कुल नामौजू हो गए एक तरह से। लेकिन उनके लिए भी एक एडवाइस है जो कि अगर वो उसको फॉलो करे तो वो स्टिल पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर लोअर ऑर्डर में कोई पावर हिटर नहीं है, फिनिशर नहीं है, इसीलिए टॉप ऑर्डर भी पाकिस्तान क्लिक नहीं कर रहा। अगर ओपनिंग स्टैंड आपकी ज़्यादा लंबा स्टैंड नहीं दे पाती तो फिर उसके बाद जो आने वाले बैट्समैन हैं वो भी प्रेशर में आ जाते हैं और वो पावर हिटिंग नहीं कर पाते। तो ये बड़े वो हैं। दूसरी टीमों के पास पावर हिटर्स बहुत हैं, इंडिया के पास, इंग्लैंड के पास, साउथ अफ्रीका भी अब उनके पास पावर हिटर्स आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी इस मामले में काफ़ी पीछे है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में काफ़ी जो कहते हैं अनसर्टेनिटीज़ हैं। और अगर क्लिक कर गए तो बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान आइडियली जो अब आपकी स्लो पिच है यहाँ पे, अगर तो आइडियली पाकिस्तान जो है वो स्मॉल टोटल्स को चेज़ करने में कामयाब हो सकता है। अगर लास्ट डे टोटल हो गया 200 से ऊपर हो गया तो फिर बैटिंग को चैलेंजेस फेस हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग इतनी रिलायबल नहीं है। तो देखते हैं हम इसमें पाकिस्तान ने जो अभी तक मैचेस खेले हैं लास्ट 9 मंथ्स में, उसमें 34 में से 24 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी 3-0 से उन्होंने बीट किया। नीदरलैंड की जो टीम है वो बेसिकली स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, लेकिन ये जो पिच है जो जहाँ पे मैच हो रहा है ये सनालीज स्पोर्ट क्लब है, और इसके अंदर जो है वो स्पिन फ्रेंडली इतनी ज़्यादा नहीं है। यानी कि इतनी ज़्यादा स्पिनर्स को इसमें मदद नहीं है। इस न्यूट्रल पिच है ये, इसके अंदर सीमर्स को शुरू में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये एवरेज इसमें इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल इसलिए है पिच को, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही मैच हुए हैं, और 2 मैच वो भी 16 साल पहले हुए थे। तो इस लिहाज से प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं कंडीशन, पिच कंडीशन और वेदर कंडीशन, उसके लिहाज से हम कुछ इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जहाँ पे जैसे मैंने कहा 2 साल पहले, सॉरी 16 साल पहले 2 मैचेस हुए हैं यहाँ पर, और ये आमतौर पे बैटिंग के लिए अच्छी पिच मानी जाती है। सीमर्स को ये अर्लियर ऑन थोड़ी सी हेल्प करती है, और ये इतनी ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प नहीं करती, तो न्यूट्रलाइज कर देती है उनको। इतनी ज़्यादा शार्प टर्न्स आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब है नेदरलैंड्स को थोड़ा सा
फ़ायदा होगा कि अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स का और इसमें कामयाब नहीं होते और पाकिस्तान अगर स्पिन है फ्रेंडली और स्पिन हैवी टीम खिलाते हैं तो फिर ज़ाहिर ऑब्वियसली नीदरलैंड इसको कर सकते हैं। आपने देखा था नीदरलैंड ने लास्ट वर्ल्ड कप में 2022 में साउथ अफ्रीका को हरा के पाकिस्तान को आगे जाने के लिए जो है वो मदद की थी। तो नीदरलैंड की टीम जो है वो अच्छी खासी एग्रेसिव खेलती है और इसके अंदर एक दो नाम हैं जो कि अगर पाकिस्तान उनको कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान को बहुत कॉशियस खेलना पड़ेगा। बाकी टीमों के मुकाबले में पाकिस्तान यूएसए से पहले हार चुका है, आपने देखा था। तो उसमें भी पाकिस्तान को थोड़ा सा वो है, उनकी टीम भी अच्छी है, उसमें इंडियंस हैं ज़्यादातर। जहाँ तक वेदर का ताल्लुक है तो उसमें ओवरनाइट जो है वो हैवी रेंस प्रिडिक्ट की गई थी और उसमें मॉर्निंग के अंदर ही मैच है। तो उस वक्त तक ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन आफ्टरनून में शावर्स हैं। मैच मॉर्निंग में होगा तो उस वक्त तक हो सकता है ग्राउंड स्टाफ जो है वो इसको प्लेइंग कंडीशन में ले आए। तो अगर सारे ओवर्स नहीं हुए तो कुछ तो मैच होने की तवक्को है, लेकिन डिस्टर्ब भी हो सकता है मैच बिकॉज ऑफ द वेट कंडीशंस। तो अब ये देखना पड़ेगा, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं कि वेट कंडीशंस हैं, और उसके लिहाज से फिर जाहिर है पाकिस्तान भी डिसाइड करेगा कि क्या टीम खिलानी है। पाकिस्तान की तरफ से नवाज़ को 4 विकेटें चाहिए, पाकिस्तान के फोर्थ ऑल टाइम बेस्ट विकेट टेकर बनने के लिए। शाहिद आफरीदी को वो ओवरटेक करके फोर्थ नंबर पे आ जाएंगे अगर वो 4 विकेटें ले लेते हैं इस टूर्नामेंट में। और उनको चाहिए सिर्फ 6 विकेट अपना 100 विकेट मुकम्मल करने के लिए T20 आइस के अंदर। तो 6 विकेट 100 मुकम्मल करने के लिए। इसके अलावा सलमान आगा, जैसे मैंने कहा, वो अच्छे कर रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी ऊपर जा रहा है। साहबजादा फरहान की वापसी की तवक्कुआत हैं कि वो शायद इसमें खेलेंगे और ओपन करेंगे। फ़खर जमान, बाबर आजम, इनके ऊपर थोड़ा सा सवाल है, इनकी थोड़ी सी फॉर्म अभी थोड़ी सी सेटबैक हुई हुई है। होपफुली कि ये कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकें। बाबर आजम ने पिछले मैच में 50 बनाई, लेकिन आपने देखा वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्लॉक करेंगे या पावर हिटर है। उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। नंबर 4 पे उनको शायद खिलाएं वो लोग, और इसमें उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि वो एंकर रोल प्ले करें। अगर विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो ही हैज़ टू स्टे एट द क्रीज। 17 साल हो गए पाकिस्तान ने कोई T20 आई का टूर्नामेंट और कंपटीशन नहीं जीता। तो देखते हैं कि इसमें हाँ, पाकिस्तान के चांसेस तो हैं अगर ये आगे फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं, लेकिन वही है कि इंडिया से अगर मुकाबला होता है तो फिर क्या होगा। उसके लिहाज से फिर इसमें भी चांसेस कमी नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत पाएगा। इसके अंदर ये है कि नेदरलैंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इसमें। अगर इंडिया ऑब्वियसली इसी टीम में, तो अगर इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है तो सेकंड नंबर पे कौन आता है। तो पाकिस्तान क्योंकि एक मैच कम खेल रहा है तो नेदरलैंड्स के चांसेस हैं कि अगर वो कोई एक आसा अपसेट कर देते हैं तो फिर उनके चांसेस, अगर पाकिस्तान हार जाता है उनसे, तो दे कैन बी नंबर 2 इन द ग्रुप। तो अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अब से थोड़े देर बाद ये मैच शुरू होने वाला है। चांसेस तो यही है कि पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर खिलाएगा और स्पिन हैवी होगा। तो जो प्रोबेबल्स हैं, जो क्लास किया जा रहा है कि कौन खेलेगा, इसमें साहबजादा फरहान, साइम अयूब, ये शायद ओपन करेंगे। फिर सलमान आगा नंबर 3 पे, 4 पे बाबर, 5वें नंबर पे अब ये डिलेमा है कि किसको खिलाया जाए, फ़खर जमान को कि शादाब को। मेरे ख्याल में फ़खर जमान ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे क्योंकि वो पावर हिटर को आपको ज़रूरत है। शादाब इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है। अगर फ़खर जमान फॉर्म में आ जाते तो वी नीड अ बैट्समैन। हम फोर्थ के बाद एकदम से ऑलराउंडर्स को नहीं ला सकते। वी नीड सम स्पेशलिस्ट बैट्समैन एट दैट पॉइंट। मेरे ख्याल में तो पर्सनली जो मैं समझता हूँ, फ़खर जमान को ओपन पे आना चाहिए क्योंकि वो अभी तक उनकी परफॉर्मेंस लोअर ऑर्डर में इतना नहीं रही है। वो शॉर्ट बाउंड्रीज को कवर कर सकते हैं जब पावर प्ले के दौरान, तो इसलिए उनको टॉप ऑर्डर में खेलना चाहिए। लेकिन बहरहाल शायद वो कहेंगे तो फिफ्थ पे आएंगे। और फिर उस्मान खान है, उस्मान खान भी इज़ अ रॉन्ग चॉइस मेरे ख्याल में। अभी तक सेलेक्टर्स को पता नहीं लगी है, ही इज़ नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन। बस लॉक करने की कोशिश करते हैं हर बॉल को, लेकिन उनकी प्रॉपर बैटिंग स्टाइल नहीं है। रिजवान मच बेटर ऑप्शन और दूसरे भी विकेट कीपर भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन ये कि उस्मान खान को आई डोंट नो व्हाई का पाकिस्तान स्टिल परसुइंग विद उस्मान खान। उन्होंने 50 बनाई थी, बट वंस इन अ वाइल कोई भी बना देता है, लेकिन एक कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस और एक क्लास जो है ना, वो क्लास नहीं नज़र आती उसके अंदर, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर की होनी चाहिए। तो बस वो क्योंकि यूएई से लेके आ गए हैं तो ज़्यादा उसको एकोमोडेट करने के लिए उनको चांस दिए जा रहे हैं। उसके अलावा फिर 7वें नंबर पे नवाज़। नवाज़ शुड बी इंक्लूडेड बिकॉज उनकी बैटिंग अभी आजकल अच्छी चल रही है, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छा अच्छा परफॉर्म किया है। तो नवाज़ भी इज़ ऑल्सो अ गुड डेथ बॉलर एज वेल, तो वो सही है। शाहीन आफरीदी
क्वेश्चन मार्क शाहिन अफरीदी भी बहुत ज़्यादा डेथ ओवर में भी नहीं करा सकते, उसके बाद फिर वो अच्छे खासे रन लीक आउट करते हैं, अगर विकेट ले भी लें तो ये रन बहुत सारे दे देते हैं। तो इस वजह से इनको भी मेरे ख्याल में सोचना चाहिए पाकिस्तान को कि इसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट अब ढूंढना पर शुरू कर देना चाहिए। सलमान मिर्ज़ा इज़ अ गुड चॉइस, वो उनकी मूवमेंट भी अच्छी है, उनकी लाइन लेंथ भी अच्छी है और उनके रन पढ़ना भी थोड़े से मुश्किल है, तो सलमान मिर्ज़ा माइट प्ले। उसके बाद उस्मान तारिक जो है वो उनके कोई सवालिया निशान है उनके एक्शन के ऊपर, लेकिन बहरहाल जब तक चल रहे हैं वो सही है और वो एक सरप्राइज़ पैक है क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों ने उनको खेला नहीं है और उनकी जब भी बड़ी नपीतुली बॉलिंग होती है उसमें उन्होंने विकटें भी ली हैं, लिहाजा उस्मान तारिक शुड बी अ गुड चॉइस, ही शुड बी ट्राइड। और फिर 11 नंबर पे अबरार। अब ये जो टीम कॉम्बिनेशन अगर जो कि हम सोच रहे हैं कि लोग खिलाएंगे, सब लोगों का ख्याल है कि ये कॉम्बिनेशन खेलेगा, मेरे ख्याल में इसमें शादाब की जगह नहीं बनती, उसकी जगह आप ख्वाजा नाफे को ले सकते हैं, अगर आप फ़खर जमान को रख रहे हैं तो वो सही है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे स्पिनर्स हो गए हैं इसके अंदर, सलमान आगा भी बॉलिंग कर सकते हैं, साइम अयूब हैं इसमें, नवाज़ हैं इसमें, शादाब हैं, उस्मान तारिक हैं, अबरार हैं, इतने सारे स्पिनर्स रखना आई थिंक फ़हीम अशरफ का होना मेरे ख्याल में ज़रूरी है, इसलिए कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं डेथ ओवर में और उसके बाद उनकी बैटिंग भी ठीक ठाक ही है, तो उनको थोड़ा सा चांस करके देके, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देके एज द टूर्नामेंट बिल्ड्स अप उस फ़हीम अशरफ को होना चाहिए था इसके अंदर। इसी तरह जो वो है ख्वाजा नाफे, उनको चांस मिलना चाहिए बीच में कभी, और ज़ाहिर है पावर हिटर्स पाकिस्तान के टॉप पे होने चाहिए। तो अगर पाकिस्तान की ओपनिंग अच्छी हो जाती है तो पाकिस्तान के चांसेस हैं, अगर पाकिस्तान की ओपन में जल्दी विकेटें गिर जाती हैं और पाकिस्तान अगर 140-50 तक के स्कोर बनाता है तो ये नीदरलैंड के लिए बनाना आसान होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है ये स्पिनर्स के लिए और पाकिस्तान इतने स्पिनर्स खिला भी जाएगा तो वो अच्छी खासी पढ़ाई हो सकती है। कुछ ग्राउंड्स में यहाँ पे शॉर्ट भी हैं जिसमें अच्छी बाउंड्री लग सकती है और इसमें हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है पहले तो उसको डेफिनेटली 200 का टारगेट दिमाग में रखना होगा, 190 टू 200 अगर उनको चैलेंज करना हो, और अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो उनको रेस्ट्रिक्ट करना होगा नीदरलैंड को विद इन 140-130, इसलिए कि बैटिंग का हमारे कुछ पता नहीं है कि अगर चेजिंग के अंदर इनके ऊपर प्रेशर आया और शुरू में विकेटें गिर गई तो फिर नीदरलैंड विल हैव अ गुड चांस, उनके पास अच्छे बॉलर्स भी हैं। जैसे कि आपने देखा था पाकिस्तान ने जब नीदरलैंड से खेला था वर्ल्ड कप से पहले पिछले, तो अच्छा खासा टफ मुकाबले भी हुए थे उसके अंदर, तो इसलिए चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसको सीरियसली लेगा और उसमें कोशिश करेगा अच्छे मार्जिन से जीतने की। तो ये इस वक्त अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पिच भी अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2 ही मैच हुए हैं वो भी 16 साल पहले, तो इसलिए इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इस टूर्नामेंट में आपने देखा बहुत पावर हिटिंग हो रही है, इंडिया की तरफ से बहुत अच्छे बैट्समैन आ गए हैं, इंग्लैंड के भी हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी इज़ डूइंग गुड, और यहाँ पे जो बाउंड्रीज भी कुछ छोटी छोटी है इंडिया के अंदर भी, तो चांसेस हैं क्या, हम देखना ये है कि क्या 300 रन का बैरियर क्रॉस होता है। T20 वर्ल्ड कप में 3 दफ़ा, टी नॉट वर्ल्ड कप, T20I के अंदर अब तक 3 दफ़ा 300 क्रॉस हो चुका है, और आपने देखा था कि वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में भी ये क्रॉस हुआ था। तो लेकिन वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं हुआ। वर्ल्ड कप का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 260 फॉर 6 है, श्रीलंका वर्सेस कीनिया। तो ये अभी तक वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर है T20I का। तो देखना ये कि 300 कोई क्रॉस करता है इस दफ़ा इस टूर्नामेंट के अंदर T20I में कि नहीं। तो ये ओवरव्यू मैंने दिया कि भाई हम मेरा जो है वो ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान को जो है वो फेयरलेस बैटिंग करके अच्छा टोटल स्कोर करना चाहिए। अगर बैटिंग पहले करें तो ज़रूरी है, टॉस जीतने से पहले ज़रूरी है कि पहले बैटिंग करें और अच्छा टोटल पोस्ट करें। अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो चेजिंग में हमारी टीम इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है अभी, तो जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस तो उसमें देखते हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान शुड पोस्ट अ गुड टोटल इन द बिगिनिंग एंड देन हमारी बॉलिंग इतनी केपेबल है कि उसको जित अगर हम स्लो मतलब अगर लोअर टोटल भी हम करते हैं तो हमारी बॉलिंग इस तरह की है कि हम उसको डिफेंड कर पाएंगे। जबकि अगर हमने जो है वो उनको अगर पहले बैटिंग दे दी और हाई कर लिया तो पाकिस्तान स्लो आई एम सॉरी लोअर टोटल को भी चेस करने में प्रॉब्लम फेस करेगा। तो लिहाजा देखते हैं, अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला ये मैच, तो पाकिस्तान क्या करता है। मेरी प्रेडिक्शन तो यही, पाकिस्तान को जीतना चाहिए और कंफर्टेबल मार्जिन से जीतना चाहिए, लेकिन T20 में आपको पता है कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बैट्समैन या 2 बैट्समैन अगर खड़े हो जाएं तो पूरा शेप T20 का चेंज हो सकता है। तो आई विश पाकिस्तान जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, क्योंकि नेट रन रेट पाकिस्तान को चाहिए होगा। अगर पाकिस्तान टाइप करता है अपने 3 मैच जीत के, 6 मैचेस जीत के, तो दूसरी टीम भी अगर 6 पे हो पॉइंट्स पे होती है तो फिर पाकिस्तान का नेट रन रेट पे डिसाइड होगा, तो नेट रन रेट पाकिस्तान का अच्छा होना चाहिए। इस लिहाज से पाकिस्तान को ये दिमाग में ये भी रखना है कि हमें वो ये स्कोरिंग भी फास्ट करनी है।
तो थैंक यू वेरी मच। आई बी बैक विद पोस्ट मैच एनालिसिस, और फिर हम दूसरे वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उसमें भी थोड़े तबसरे करेंगे। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि फुल फ्लैश नहीं हो रहा है। इसमें बांग्लादेश नहीं है, इसमें पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेल रहा। बहरहाल वर्ल्ड कप है, मैं हर मैच इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी व्हाट गोज ऑन। पाकिस्तान का मैच है, वो डिसाइड करेगा पाकिस्तान किस माइंडसेट से यहाँ पे खेलने आया है। थैंक यू वेरी मच। आई बी बैक विद पोस्ट मैच एनालिसिस।